दिल्ली में कौन बड़ा, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री? विवाद बहुत पुराना है, मगर बीते सालों में सुप्रीम कोर्ट दोनों के कामकाज और शक्तियों को ढंग से परिभाषित कर चुका है, जिसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों और आदेशों के बाद मोदी सरकार संसद में एक संशोधन बिल लेकर आती है, जो इस विवाद को दोबारा शुरू कर देता है। सोमवार को संसद में एक बिल रखा गया, जो अगर पास हो गया और कानून बन गया तो दिल्ली सरकार के अधिकारों को न सिर्फ सीमित करेगा, बल्कि एलजी के अधिकारों को और ज्यादा व्यापक करेगा। एलजी यानी केंद्र की दखल और ज्यादा बढ़ेगी। नए संशोधन बिल के बाद नाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, इसका मतलब अब सारी फाइलें फिर उपराज्यपाल को भेजी जाएंगी। ये तो संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि मोदी सरकार को आखिर ऐसा संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है उसकी असली मंशा? तो एक लाइन में इसका जवाब कुछ यूं दिया जाएगा कि दिल्ली में विपक्षी पार्टी की सरकार बीजेपी की आंखों की करीब बनी हुई है और मोदी सरकार हर संभव कोशिश ये कर रही है कि दिल्ली विधानसभा में सरकार जिसकी भी हो, सरकार जो भी चलाए, लेकिन सरकार की बागडोर उसके हाथों पे हो। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है, केंद्र सरकार क्या संविधान में दिए संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को बार बार तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्लू। मेरा आज का सवाल, क्या नया बिल दिल्ली सरकार की शक्तियों को और कम करने की कोशिश है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मजेदार बात यह है कि केंद्र सरकार का दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों की रोशनी में यह बिल लाई है, यानी वो वही कर रही है जो कोर्ट चाहता है, यानी वो कोई गलत नहीं कर रही, यानी एलजी को ज्यादा पावर दिए जाने के हक में है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस संशोधन बिल को गैर संवैधानिक बताया है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बीते सालों में केंद्र और राज्य सरकारों के टकराव के कई उदाहरण देखे होंगे हमने, खासकर उन राज्यों में जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। और ये टकराव की स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि केंद्र किसी न किसी बहाने राज्य के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, उसे कैसे मुंबई पुलिस से छीन के फिर सीबीआई के हवाले किया गया एक तरह से। और अब मुंबई में अंतिला के पास मिली गाड़ी और उसके इर्द गिर्द संदेहों का जाल, उसका पर्दाफाश करने के लिए कैसे केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए मुंबई पुलिस से उसकी जांच अपने हाथों में ले लेती है। दिलचस्प यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस और बीजेपी भी मुखर रही है कई साल, और आज भी फुल स्टेटहुड का मुद्दा इन सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों के मुकाबले लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर जैसे विषय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो केंद्र सरकार करना चाहती है और जो कर रही है, वो तो फुल स्टेटहुड तो दूर, दिल्ली सरकार के सीमित अधिकारों को भी और कम करना चाहती है या खत्म करना चाहती है। बल्कि वो तो दिल्ली को दूसरी यूनियन टेरिटरी से ज्यादा कुछ और नहीं समझ रही है और उसके साथ उसी तरह का बर्ताव करना चाहती, यानी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती। कुछ वैसा ही शायद जैसे कि जम्मू या फिर कश्मीर को जिस तरह से उसका राज्य का दर्जा छीना गया। बहरहाल, संक्षिप्त में यह जानना जरूरी है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, ये जो पेश किया गया अमेंडमेंट बिल, उसमें से क्या फेरबदल किए गए जो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव को जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे, आमने सामने ले आ गए। इसमें सेक्शन 21 में सरकार शब्द के मायने नए सिरे से परिभाषित किए गए। इस अमेंडमेंट बिल में संशोधन बिल के हिसाब से सरकार यानी एलजी, यानी जब कभी दिल्ली सरकार विधानसभा में कोई नया कानून लाती है तो दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। दूसरे फैसलों को लेकर दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से राय लेनी पड़ेगी, यानी नए संशोधन बिल के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं होगी, बल्कि सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। दूसरे संशोधन के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसे किसी विषय को लेकर लाए बिल को न तो अपनी सहमति देंगी और न ही उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे जो विषय दिल्ली विधानसभा को मिली शक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और तीसरा अहम संशोधन कि दिल्ली विधानसभा न तो कोई ऐसे रूल बनाएगी, ना विधानसभा की कोई समिति ऐसे प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा उठाएगी या करेगी या रिपोर्ट पेश करेगी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।
उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मान लीजिए नहीं है, इसलिए क्या दंगा क्षेत्र में राहत कार्य कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या उस पर भी दिल्ली सरकार को टिप्पणी करने की, उसकी कमेटी को टिप्पणी करने की, विधानसभा की कमेटी को टिप्पणी करने की, रिपोर्ट पेश करने की का हक होगा या नहीं? अब सवाल इस पे उठ रहा है। तो नए संशोधित जो बिल है उसके तहत अब विधानसभा को यह अधिकार नहीं होगा। अब मान लीजिए पर्यावरण पर क्या दिल्ली सरकार की कोई समिति अपने विचार नहीं रख सकती, क्योंकि यह विषय जो है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ जाता है। अगर केंद्र सरकार यही चाहती है तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है? सरकार लोकतांत्रिक होने का नाटक क्यों कर रही है केंद्र सरकार? यहां पर ठहरकर सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में संक्षिप्त में जान लेना जरूरी है। पहला फैसला जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का है, दूसरा फैसला 2019 का है। तब 2018 के संविधान पीठ के फैसले ने साफ कहा था कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों को छोड़कर दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से किसी अन्य फैसले में सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 2018 का फैसला तब आया था जब पिछले 3 साल से अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव चल रहा था। एलजी के अधिकार क्या हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्या हैं, दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्या हैं, इसको लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। लगातार अरविंद केजरीवाल धरने पर भी बैठे थे सड़क पर जाकर। खैर, तो उसके बाद 2018 में संविधान पीठ का यह फैसला होता है कि सहमति लेने की हर फैसले की जरूरत नहीं है एलजी से, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये तो दिल्ली में सरकार बनाए जाने के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर देगा। तो जो एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट है जिसके तहत सरकार बनी, विधानसभा है दिल्ली की, भले ही फुल स्टेटहुड ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं हुई थी कि एलजी के पास अधिकार रहेंगे और मुख्यमंत्री के पास या विधानसभा के पास ये अधिकार, जरूरी अधिकार नहीं होंगे। ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई थी। खैर, यही नहीं बल्कि संविधान पीठ ने उपराज्यपाल के पद को भी परिभाषित किया था उस फैसले में कि दिल्ली का उपराज्यपाल किसी दूसरे राज्य के गवर्नर जैसा नहीं है, वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बस उसे डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर का मिला हुआ है, तो अपने आप को गवर्नर कतई ना समझे। उसी तरह से दिल्ली सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि उसको भी दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए। अब इस फैसले के बाद हुआ यह कि दिल्ली सरकार ने एलजी के पास अपनी फाइलें भेजनी बंद कर दी। वही जिसका जिक्र मैंने आपको शुरू में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ट्वीट में क्या कहा। तो दिल्ली सरकार ने एलजी के पास अपना फैसलों की कि हम ये सब करना चाहते हैं, पता ये करें कि ना करें, ये फाइलें भेजनी बंद कर दी। बस सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को एलजी को समय समय से सूचित करती रही दिल्ली सरकार कि हमने ये फैसला ले लिया है। ये नहीं कि हमको लेना चाहिए या नहीं, ले लिया फैसला, उसके बाद सूचित कर दिया। सहमति लेनी बंद हो गई इस फैसले के बाद। लेकिन अगर ये संशोधन जो सोमवार को पेश हुआ है, अगर ये बिल जो है ये कानून बनता है, जो कि बहुत मुमकिन है क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी है, कम से कम लोकसभा में है, तो अगर ये कानून बनता है तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपने सारे फैसलों के बारे में पहले उपराज्यपाल से सहमति लेनी होगी, ओपिनियन लेना होगा, उनकी सलाह माननी पड़ेगी। शब्द है ओपिनियन। अब ओपिनियन का मतलब, अगर मान लीजिए कि ओपिनियन दे रहे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक तरह से तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है ओपिनियन का यहां पे शब्द का इस्तेमाल। यानी दिल्ली सरकार अगर लोगों को, मान लीजिए जनता को फ्री बिजली देना चाहती है या फ्री बस पास देना चाहती है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कोई नई स्कीम शुरू करना चाहती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में भी हो, जो विधानसभा के भी अधिकार क्षेत्र में हो, तब उससे इन फैसलों पर भी उपराज्यपाल से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनका ओपिनियन जानना होगा। हुजूर, माई बाप, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं? एलजी यानी केंद्र, केंद्र यानी मोदी सरकार। तो क्या संसद में नया संशोधित बिल लाकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को ही एक तरह से चैलेंज कर रही, और ऊपरी तौर पर ये करी वो तो बस उस फैसले का पालन कर रही है? सवाल यह कि क्या देश में संघीय ढांचे को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है?
क्या राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार की नजरें हैं? क्या ये अधिकार केंद्र को रास नहीं आ रहे हैं? इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या नया बिल दिल्ली सरकार की शक्तियों को और कम करने की कोशिश है? अपना जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।